वेलकम टू माय चैनल डीएस क्लास सेंटर आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो हमने कल जाना था क्षेत्रकों के बारे में और क्षेत्रक किस प्रकार से होते हैं, इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी क्या है और उसके विषय में हमने काफी चर्चा की थी। तो उसका ही नेक्स्ट पार्ट ये है, सेकंड लेसन, और जिसके बारे में हम बात करेंगे कि जो तृतीय क्षेत्रक है वो किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी में भूमिका निभा रहे हैं और जो भी उत्पादन में जिस प्रकार से भूमिका निभाते हैं। तो देखिए गाइज, जिस प्रकार से हम तृतीय क्षेत्र के जो पार्ट आते हैं, जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो भी आते हैं, जो सेवा देने का काम करते हैं, उनकी तरफ ज्यादातर जो प्राथमिक क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान केंद्रित हो रहा है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है और प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जब हम मेहनत नहीं कर पाते हैं या उसमें हमें पूर्ण रूप से हमें जो रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है और उसमें करने के लिए हमें काफी मेहनत लगती है। तो इस प्रकार से हम जो प्राथमिक क्षेत्र है उनसे द्वितीय क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं और द्वितीय क्षेत्र से भी आसान हो जाता है हमारा तृतीय क्षेत्र, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए लोग द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगे। यानी इस प्रकार से हमारी जो भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं, जो तृतीय क्षेत्र कर रहा है क्योंकि इसमें मेहनत कम लगती है, और जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के जो वर्ग होते हैं, जो उनके जो आगे बढ़ाने का काम करता है, वो तृतीय क्षेत्र करता है। इसलिए हमारे जो भारत की इकोनॉमी और प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा काम करता है वो तृतीय क्षेत्र करता है, जिस बाजारों में और जो व्यक्तियों की जितनी डिमांड होती है उनके अनुसार उनको प्रोवाइड कराया जाता है और जो उत्पादन है उसमें वृद्धि करता है। और जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं उनको ज्यादातर फैक्ट्री और इंडस्ट्री एरिया में अपना स्थान बनाकर, अपना घर बनाकर वहीं पर रहने लगते हैं और उनकी तरफ ज्यादा नियोजित हो जाते हैं, तो उनको रोजगार भी उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र है वो द्वितीय क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं और द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम बात करते हैं बेरोजगारी। तो बेरोजगारी क्या है? तो बेरोजगारी यानी कि व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार वर्क नहीं मिलना, काम नहीं मिलना, यही बेरोजगारी है। और बेरोजगारी कोई हम अल्प बेरोजगारी, अब छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार वर्क नहीं मिल पाता। जैसे कि हमने करी कृषि यानी खेती की, और खेती के अंतर्गत हमें जरूरत होती है, एक बार काम कर लिया उसके बाद में उसमें उसके अलावा हमें और भी जरूरत होती है, लेकिन हम कृषि के अलावा और कोई काम नहीं कर पाते। हमें लंबे समय तक कृषि करनी होती है और उसमें उत्पादन भी कम होता है, इसलिए ज्यादातर जो लोग हैं जो कृषि को छोड़कर औद्योगिक क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि देखो जो कृषि है, कृषि जब ज्यादा समय यानी कि 8 से 9 महीने, 7 से 8 महीने के बीच में ले लेती है, तो उसमें उत्पादन कम होता है। और उद्योगों में क्या है कि मजदूरों को आसानी से काम मिल जाता है, काम भी ज्यादा मिलता है, काम भी कम लिया जाता है, और लोग ज्यादातर क्षेत्र यानी कि जो इंडस्ट्री एरिया, उद्योगों, उनकी तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस बेरोजगारी को मद्देम नजर रखते हुए हमारे जो भारत सरकार है उसने एक अधिनियम बनाया था 2005 में, यानी कि कार्य का अधिकार, जिसमें बेरोजगारी को समाप्त करने, यानी कि जो लोग है गाँवों में रहते हैं उनको क्या है कि समय अनुसार उनको वर्क नहीं मिल पाता, उनको चाहत होती है, वो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं पाता। इसलिए उन्होंने एक अधिनियम बनाया है कि जो लोग घर पे रह रहे हैं या जो गाँवों में रह रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए उन्होंने एक योजना चलाई, एक अधिनियम बनाया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम, यानी कि मनरेगा 2005 में स्टार्ट हुआ था। इसके तहत जो सरकार है वो ये गांव के लोगों या जो भी इसके अंतर्गत आते हैं तो उनसे ये वादा करती है कि आपको यदि काम नहीं मिल रहा है तो 100 दिन का रोजगार 1 साल में उपलब्ध कराएगी आसानी से। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र होते हैं वो सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सरकार उन पर नियंत्रण करती है, और असंगठित क्षेत्र होते हैं उन पर सरकार भी नियंत्रण करती है लेकिन ये पूरी तरह से निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि संगठित क्षेत्र है, संगठित क्षेत्रों में बात करते हैं हम, तो जो रेल सुविधा है, रेल सुविधा, डाक घर, ये सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाता है इस पर पूर्ण रूप से। होते तो ये एक तरह सरकारी है लेकिन इनके ऊपर जो नियंत्रण होता है वो सरकार का होता है। असंगठित क्षेत्र होते हैं वो निजी क्षेत्रों होते हैं, निजी औद्योगिक इकाइयां, जो स्कूल है, औद्योगिक क्षेत्र है, कंपनियां हैं, ये सारी इसमें जो असंगठित क्षेत्र इसमें आ जाती है। असंगठित क्षेत्रों को स्वामित्व के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है।
तो स्वामित्व में एक तो सार्वजनिक क्षेत्र को जाता है और एक हो जाता है निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र को चाहे वो सभी के लिए होता है, उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। और जो निजी क्षेत्र होता है उसमें स्वयं का निजी यानी कि जो व्यक्ति है, जो मालिक है, उसका खुद का नियंत्रण होता है। जैसे कि बात करते हैं रेलवे और डाकघर, इन पर जो ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो इन पर जो अधिकार होता है होने को तो ये प्राइवेट है, लेकिन इन पर जो अधिकार होता है सरकारी का होता है। जैसे डाकघर है, डाकघर में सरकार का नियंत्रण होता है। और जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कंपनियां जाती बड़ी बड़ी, जैसे टिस्को है यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो जमशेदपुर में, झारखंड में है। उसके बाद में जाती है जो रिलायंस कंपनी है, जो से ये रिलायंस कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये मुंबई में है, महाराष्ट्र के मुंबई में। और इसके जो चला रहे हैं वो अंबानी है, जो आपको पता ही है, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। इसी के साथ हम अपने इस लेसन को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम इसी के साथ में आगे डालेंगे पार्ट 3 की। तो उसको जल्दी देखना ना भूले और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा आपको।